हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड नोट्स बाय अमित। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्न। बर्न में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और क्लासिफिकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। बर्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में हम फर्स्ट एड के अंदर पढ़ते हैं बर्न को। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको जस्ट एक डेफिनेशन याद रखना है और फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है वो याद रखना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियो वॉच करें, देखें, क्योंकि काम आएगा। सेकेंड ईयर में ये MSN 2 में है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में 2 में, यूनिट नंबर 3 इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं जो जनरली आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन को हम के आंसर जो भी है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द वीडियो, आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। देखो, सबसे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आया हुआ है। क्लासिफिकेशन आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न बेस्ड ऑन रूल ऑफ 9। ये सेकेंड ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं आता। शॉर्ट नोट्स आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ बर्न, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपसे पूछेगा कि रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करो बर्न का। देन आपको बोलेगा कि फर्स्ट 24 आवर्स में, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट 24 आवर्स में बर्न के पेशेंट को आप क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी काफ़ी बार पूछा गया है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स एंड इट्स मैनेजमेंट, फिर आपसे पूछेगा कॉम्प्लिकेशन क्या है और नॉर्मल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ये एक केस टाइप दे दिया है कि मिस्टर सुरेश है, 50 ईयर्स ओल्ड, एडमिट है बर्न यूनिट में। फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा। फिर शॉर्ट नोट्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न पूछ लिया, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आप लिखना है। फिर असेसमेंट ऑफ बर्न, असेसमेंट कैसे करेंगे आप, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर कोई और तरीका का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ ये पूछना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछ रहा है कि डिस्कस दी रूल ऑफ 9 फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये पहली बार है कि मतलब डायग्राम पूछा गया, जनरली नहीं पूछा जाता है, तो ये भी आपको रिमेंबर कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। रूल ऑफ 9 का जो डायग्राम होता है उसको रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग का यूज़ करके ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है वो बताना है। तो किस तरीके से आप डिस्कस करेंगे उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। कैलकुलेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर दिस पेशेंट, ये ऊपर पेशेंट दे दिया है, केस स्टडी एक टाइप दे दिया है, और फिर बोलेगा कि कोई एक फार्मूला का यूज़ करके आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट का मतलब अमाउंट पता करो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिस्क्राइब नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट 24 आवर में क्या देंगे, ठीक है। उसके बाद बर्न से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एक केस दे दिया आपको कि मिस्टर विकास हैज़ सफर्ड बर्न्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू सम केमिकल सब्सटेंस एंड इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। फिर बोल दिया कि डिफाइन करो बर्न को,
क्लासीफाई करो, यही है। ये फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट का दोबारा से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पूछा है, सॉरी ये है, इसके अकॉर्डिंग पूछा है कि बर्न को पहले तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बोला था, अब ये बोल रहा है कि डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे वो। इसमें हम ये आंसर लिखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ 9 वही अगेन। उसके बाद है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। एक फेज़ होता है रिसोसिएटिव फेज़, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो फर्स्ट 24 आवर्स होता है ना, उसी को रिसोसिएटिव फेज़ भी बोलते हैं। वीडियो के दौरान मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने का मैं कोशिश करूंगा थ्रू आउट दिस वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। A burn is a type of tissue injury caused by exposure to heat, cold, electricity, chemicals, friction, or radiation. Most burns damage the skin, but more severe cases can affect deeper tissues including muscle and bone. दो डेफिनेशन मैंने दिया है यहाँ पे, इस दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो कोई एक याद रख सकते हैं, या दोनों भी आप याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला डेफिनेशन हम देखते हैं कि बर्न जो है एक टाइप का टिश्यू इंजरी है, जो किसकी वजह से, हमारे माइंड में बर्न जब हम वर्ड हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो क्या आता है कि हीट से, मतलब आग से, आग की वजह से जो भी बॉडी ऑर्गन है वो जल गया। बट ऐसा नहीं होता है, कोल्ड की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमने सुना हुआ है, बट कोल्ड से बहुत रेयर। केमिकल हो गया, फ्रिक्शन की वजह से भी और रेडिएशन की वजह से भी बर्न हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा इंजरी है जो हमारे बॉडी के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। मोस्ट बर्न्स, मतलब ज़्यादातर बर्न्स में क्या होता है कि सिर्फ स्किन स्किन हमारा अफेक्ट होता है, स्किन को ही नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो अगर सीवियर बर्न है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्न है, तो उस केस में जो हमारे स्किन के अंदर डीपर टिश्यूज, मतलब जो स्किन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, फिर मसल के बाद बोन्स होता है, उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। ए बर्न इज डिफाइंड एज ए ट्रॉमेटिक इंजरी to the skin or other organic tissue primarily caused by thermal or other acute exposure। वही सेम चीज़ थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में कहने की कोशिश कर रहा है कि बर्न जो है एक ट्रोमेटिक इंजरी है जो हमारे स्किन को या फिर अदर ऑर्गेनिक टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। किसकी वजह से? थर्मल और अदर एक्यूट एक्सपोजर, जिस जो हमने पहले डिस्कस किया था, लाइक रेडिएशन हो गया और भी अदर सोर्सेज जो थे बर्न के लिए। Burn occurs when some or all of the cells in the skin or other tissues are destroyed by heat, cold, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, इनके एक्सपोजर में आ जाता है, मतलब इनके एक्सपोजर में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे हम बर्न बोलते हैं। अब कॉजेज़ क्या क्या हैं यहाँ पे तो हम बिल्कुल शॉर्ट में हमने पढ़ा था, आगे हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं बर्न के, थोड़ा डिटेल्स में। बर्न का क्या क्या कॉज हो सकता है? सबसे पहला है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी में इट मे बी ड्यू टू हीट और कोल्ड इंजरी। थर्मल में या तो थर्मल इंजरी जो है बर्न में, बर्न का, वो हीट या कोल्ड की वजह से हो सकता है। हीट इंजरी अकर्स ड्यू टू हॉट लिक्विड्स, हॉट सरफेस, फ्लेम, फ्रिक्शन, बर्न, etc।
हीट इंजरी कैसे होगा? मतलब कोई हॉट लिक्विड है, मान लो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म, उसके कांटेक्ट में आ जाता है हमारा स्किन, तो वो स्किन जल जाता है। कोई हॉट सरफेस है, मान लो तवा है जिस पे रोटी सेकते हैं, फ्लेम हो गया, डायरेक्ट फ्लेम हो गया, मोमबत्ती जल रहा है या फिर कोई भी आग जल रहा है, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की वजह से भी बर्न होता है। ठीक है। कोल्ड इंजरी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग इंजरी। कोल्ड इंजरी भी होता है, एक्सट्रीम कोल्ड के कांटेक्ट में आने से स्किन हमारा अफेक्ट हो जाता है। और हीट कैसा हो सकता है? इधर ड्राई और मॉइस्ट हो सकता है। ड्राई हीट का क्या एग्जांपल है, मॉइस्ट का क्या एग्जांपल है? मॉइस्ट का जैसे हो गया कि भाप हो गया, भाप हमारा मॉइस्ट हीट है। ड्राई हीट में जो डायरेक्ट हीट होते हैं उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी में सब टॉपिक है, लाइक फ्लेम इंजरी इज द सेकेंड मोस्ट कॉज ऑफ बर्न। इट अकर्स ड्यू टू फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग वायरिंग फ्रॉम सिगरेट्स और केरोसिन स्टोव और हीटर्स। मतलब फ्लेम इंजरी बहुत कॉमन है। फ्लेम की वजह से जो बर्न इंजरी होता है वो सबसे कॉमन है। वो किस वजह से हो सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी वजह से, सिगरेट मतलब गलत तरीके से कहीं भी फेंक दिया, केरोसिन स्टोव हो गया, हीटर वगैरह को अगर मिसयूज़ हो जाता है या फिर मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से मतलब हीट इंजरी हो जाते हैं। मैनी टाइम्स क्लोथ्स गेट इग्निटेड एंड देन द बॉडी ऑफ क्लाइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉज क्या है बर्न इंजरी का। वो है केमिकल इंजरी। मतलब केमिकल की होने की वजह से, मतलब केमिकल की वजह से होने वाले जो बर्न होते हैं उसको हम देखेंगे। बर्न अकर्स ड्यू टू इंजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज और ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद दिस एसिड्स। अब केमिकल इंजरीज कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस सब्सटेंस कोई इंसान डायरेक्ट ले लेता है, मतलब निगल जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मतलब जल जाएंगे। दूसरा कि एसिड अगर किसी इंसान के बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे आपने सुना होगा एसिड अटैक। एसिड अटैक में बहुत बुरी तरीके से बंदे का जो भी बॉडी पार्ट कांटेक्ट में आता है एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो बहुत बुरी तरीके से झुलस जाता है और वो एक तरीके से मतलब दोबारा उस मतलब नॉर्मल जो उसका अपीयरेंस होता है मतलब नहीं के बराबर ही आ पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। तो ये होता है केमिकल इंजरी कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में अगर आता है तो केमिकल इंजरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजरी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज करंट के कांटेक्ट में आने से अगर मतलब किसी पर्सन को होता है बर्न इंजरी तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरी। इट अकर्स ड्यू टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल contact. Some person may become mischievous by doing electrical repair without taking adequate precaution. ठीक है। नेक्स्ट है रेडिएशन इंजरी। रेडिएशन इंजरी में क्या होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में रहता है। मान लो कोई इंसान है जिसका काम है, फील्ड वर्क है, जो मतलब डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है घंटों तक, उसको रेडिएशन इंजरी हो सकता है। या फिर कोई एक्सरेज वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट करता है या फिर एक्सरे डिपार्टमेंट में रहता है, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहा है तो उसको हो सकता है। ठीक है। आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक मतलब किसी भी चीज़ को, एप्लीकेशन वगैरह को अगर मतलब गलत तरीके से केयरलेसली यूज़ कर रहा है उसकी वजह से बर्न होता है तो उसको आइट्रोजेनिक कॉज में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। ऑल बर्न इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ विक्टिम पेशेंट। मतलब होम इन्वायरमेंट में कोई फॉल्टी हो सकता है, उसकी वजह से बर्न हो सकता है। कॉन्टैक्ट विथ स्काल्डिंग लिक्विड्स। ठीक है। स्काल्डिंग लिक्विड्स मतलब
जो बिल्कुल उबल रहा है वैसे लिक्विड में ज़बरदस्ती हाथ डाल दिया या फिर धोखे से कांटेक्ट में आ गए उस लिक्विड के, तो वो लपेटे में आ जाएगा, ठीक है, बर्न हो सकता है। क्लोटिंग इग्निशन ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन, मतलब खाना बनाने के दौरान, रेसिडेंशियल फायर हो गया उस दौरान, ठीक है, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से बर्न इंजरी जो है इनिशिएट होता है, उसका फाइनल क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, किस हद तक वो जो पेशेंट होता है, विक्टिम होता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये पूरा प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। As heat is transferred to body, tissue destruction takes place. The severity of the injury depends on the temperature of burning agent and the duration of contact with the agent. ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे हीट ट्रांसफ़र होगा बॉडी में, मान लो बॉडी हमारा किसी हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आया, तो उस हॉट सरफेस से हमारे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब जो भी नियर बाई मतलब टिश्यू होगा जो उस हीट के कांटेक्ट में आ रहा है। मान लो ये फ्लेम है हमारा, मोमबत्ती है, ठीक है। अब ये है हमारा उंगली, ठीक है, रफ डायग्राम। ये है हमारा फ्लेम। अब तो ये जो नियर बाई टिश्यू है वो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। अब इसका सिवियरिटी मतलब किस हद तक ये नुकसान होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने देर तक ये इस हीट के कांटेक्ट में रहता है, और ये जो सोर्स है, एजेंट है, ये कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इसका, ठीक है। तो इस बात पे जो है बर्न का या फिर इंजरी का मतलब जो सिवियरिटी है वो डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लो बॉइलिंग कोई बॉइलिंग पानी में, मतलब उबलता हुआ पानी में उंगली घुसा दिया, तो इंजरी ज़्यादा होगा। कोई नॉर्मल पानी में, मतलब थोड़ा सा ही गर्म पानी में उंगली मतलब जाता है, तो थोड़ा कम इंजरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले तो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस एंड इट लीड्स टू hypoperfusion and organ hypofunctioning। क्या होता है कार्डियक आउटपुट, जब मतलब हमारा जो भी बर्न होता है हमारे बॉडी में, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने का मतलब हमारे हार्ट के अंदर से जो ब्लड का फ्लो हो रहा था ऑर्गन के टुवर्ड्स, ऑर्गन की तरफ, वो फ्लो कम हो गया है, ठीक है। वो फ्लो कम हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपो परफ्यूजन होगा। हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मतलब फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्गन्स को ब्लड का जो अमाउंट है वो कम रिसीव होगा। जब कार्डियक मतलब हमारा हार्ट ही कम ब्लड मतलब पंप कर रहा है, तो ऑब्वियस है हमारे ऑर्गन के पास भी कम ब्लड पहुंचेगा। और जब ऑर्गन के पास कम ब्लड पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑर्गन का हाइपो फंक्शनिंग। हाइपो मतलब कम, फंक्शनिंग मतलब जो फंक्शन है ऑर्गन का, नॉर्मल फंक्शन, उससे वो कम ही फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। क्यों कम फंक्शन करेगा, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। ऑक्सीजन और भी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन को अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से उसको नहीं मिल पाएगा, तो ऑर्गन का हाइपो फंक्शनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एज कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेज, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि बर्न इंजरी की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, वास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वास्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, वास्कुलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर फ्लूइड जो होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर,
जो भी अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है या फिर ब्लड होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हम वास्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। एंड मतलब ये हम क्या स्टडी कर रहे थे कि सबसे पहले कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ बर्न की वजह से, ठीक है। फिर उसकी वजह से हमारे जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। फिर उसकी वजह से अब क्या होगा, हमारा बीपी डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से बर्न शॉक होगा, ठीक है। अब ये बर्न शॉक यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा अगर टाइम पे फ्लूइड रिप्लेसमेंट मिल गया तो, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे वो आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल में। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, फ्लूइड लीक्स आउट थ्रू द कैपिलरीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 टू during the first 24 to 36 hours, the peak time being first 6 to 8 hours। मतलब फ्लूइड जो है कैपिलरीज जो हमारा ब्लड कैपिलरीज होता है, क्योंकि बर्न के केस में क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो लीक आउट करता है, स्पेशली जो 6 से 8 घंटा, स्टार्टिंग का जो 6 से 8 घंटा होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है, बर्न के केस में। और ये प्रोसेस 24 से 36 घंटे तक चलते रहता है, फ्लूइड जो है वो लीक करते रहता है। अब इसके बाद क्या होगा, as the capillaries regain its integrity, fluid returns to the vascular compartment and the blood volume increases। मतलब ये जो टाइम पीरियड था 24 आवर्स टू 36 आवर्स के बाद दोबारा से क्या होता है कि कैपिलरीज जो है उसमें फ्लूइड वापस मतलब आने लग जाते हैं, फिर उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमारे ब्लड वेसल्स में, तो यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इस फेज को डायूरेटिक फेज बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ दिनों तक कुछ दिनों से लेके 2 सप्ताह तक रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड इज ऑल्सो लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू इवेपोरेशन ड्यू टू मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन, hyponatremia and hyperkalemia may be present। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन जब भी आग लगता है तो इवेपोरेशन होता है, मतलब जो भी आसपास फ्लूइड होते हैं वो क्या भाप के रूप में मतलब उड़ जाते हैं, यही होता है इवेपोरेशन। तो हमारे बॉडी में भी जब बर्न के कांटेक्ट में आएगा या फिर हीट के कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड जो होंगे नियर बाई वो इवेपोरेट हो जाएंगे, सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, और हाइपोकैलीमिया, मतलब सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पोटासियम है वो हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हाइपोनेट्रीमिया मतलब जो सोडियम है उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग बर्न आरबीसीज मे बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड कॉजिंग एनीमिया। एनीमिया भी हो सकता है बर्न वाले पेशेंट को, क्योंकि उसमें ब्लड का जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है बर्न इंजरी के दौरान। उसके अलावा क्या हो सकता है, पल्मोनरी इंजरी, मतलब हमारे जो लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, और जो भी ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह उसको अफेक्ट कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्किन और इज ऑल्सो रिजल्ट्स इन एन इनएबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। देखो स्किन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। तो अब अगर हमारा स्किन इफेक्ट हुआ है, मान लो बहुत ज़्यादा बॉडी सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा स्किन का नुकसान हुआ है बर्न इंजरी के टाइम पे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उसमें
जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी अल्टर होगा, या तो बहुत कम हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब कैसे होगा? ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स टेम्परेचर विल बी लो, मतलब बर्न के तुरंत बाद जो है कुछ घंटों तक टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा। ठीक है, बट लेटर, लेकिन बाद में क्या होगा? हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से टेम्परेचर जो है वो हाई रहने लगेगा, और इन्फेक्शन अगर मान लो हो गया तो उस केस में भी अ, मतलब टेम्परेचर हाई ही रहेगा। ये सब हम मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या बर्न के बाद हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इसमें है एक कि जो दो पोटेंशियल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन देखा गया है पैरालाइटिक इलियस। इसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमने पढ़ा है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें इसोफेगस हो गया, उसके अंदर हो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट में मूव करता है। ठीक है, जैसे ये है हमारा इसोफेगस, तो ऐसे ऐसे मतलब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो वो मूवमेंट क्या है, एब्सेंस हो जाएगा, वो मूवमेंट अफेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक तरीके से बर्न की वजह से। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कर्लिंग अल्सर हो सकता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से? डुओडोनल और गैस्ट्रिक इरोजन की वजह से। ये किस केस में देखने को मिल सकता है? इंजेक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, अगर कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कोई मतलब निगल गया है तो उस केस में देखने को ये मिल सकता है। इनएडेक्वेट परफ्यूजन ऑफ किडनी लीड्स टू रीनल फेल्योर। ठीक है, बर्न के केस में हमने पहले भी पढ़ा था कि परफ्यूजन कम हो गया था, हाइपो परफ्यूजन हो गया था, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है वो ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं हो रहे थे, तो उस केस में क्या हो सकता है? किडनी फेल्योर हो सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी इतना ही है। क्लासिफिकेशन और बाकी के जो टॉपिक्स हैं बर्न का, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, वो हम कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने का। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।